नमस्कार, मैं ज्योति जेलिया। आज के इस मासिक सिने टॉकीज में आपका स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, कृपया अपना फ़ोन साइलेंट मोड पर कर लें ताकि किसी भी प्रकार का गतिरोध न आए। सिने टॉकीज सिने टॉकीज फिल्म प्रदर्शन और सार्थक संवाद का एक विशेष मंच है, जिसका मूल भाव है सिने सृष्टि भारतीय दृष्टि, जिसका अर्थ है सिनेमा को भारतीय संस्कृति, जीवन मूल्यों और सामाजिक चेतना के परिप्रेक्ष्य से देखना, समझना और उस पर सार्थक संवाद करना। ये ध्येय सिनेमा को केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि विचार, संवेदना और समाज का प्रभावी माध्यम मानता है। दीप प्रज्वलन। वैसे ये दीप केवल एक ज्योति नहीं है, बल्कि उस भारतीय दृष्टि का प्रतीक है जो सिनेमा सृष्टि को संस्कृति, संवेदना और हमें समाज को बेहतर बनाने की सोच और प्रेरणा देता है। हम दीप प्रज्वलन के लिए मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे श्री चंद्रशेखर वामन वजे जी को, प्रशांत नीलकंठ देश पांडे जी को, श्री ऋषिकेश जोशी जी को और ध्रुव कंडपाल जी को। आप सभी मंच पर आमंत्रित हैं दीप प्रज्वलन के लिए। ठीक, माननीय श्री अरुण शेखर जी, उपाध्यक्ष पोखरण प्रांत, मैं अनुरोध करूंगी कि आप भी मंच पर आएं। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी आपका धन्यवाद। हम अपने आज के विषय का एक परिचय आप लोगों से कराना चाहते हैं। आज की स्क्रीनिंग का जो विषय है वो है मेड इन इंडिया द टाइटन स्टोरी। इसे हम में से काफ़ी लोगों ने देखा होगा और कुछ ने नहीं देखा होगा, लेकिन हमें लगा कि सिने टॉकीज के इस मंच से इस विषय पर एक चर्चा होना ज़रूरी है। इसलिए हम आप सबके लिए इस सीरीज का एक संक्षिप्त रूप प्रस्तुत कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं मेड इन इंडिया द टाइटन स्टोरी। अगले पड़ाव की ओर चलेंगे। विचार विमर्श। मेड इन इंडिया टाइटन की प्रेरणादायक कहानी इस बात का प्रमाण है कि भारतीय सोच, मेहनत और नवाचार से विश्व स्तरीय ब्रांड बनाया जा सकता है। छोटे कदमों से शुरू हुई यह यात्रा आज भारत की पहचान बन चुकी है। तो इसी विचार की डोर पकड़कर अपने विचार विमर्श की तरफ बढ़ते हैं और अपने अतिथियों का परिचय करते हैं। चंद्रशेखर वामन जी, आपका शिक्षण फिजिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हुआ है। नौकरी व्यवसाय फ्रेंच मल्टीनेशनल आईटी कंपनी से डायरेक्टर पद से सेवानिवृत्त हुए हैं और अब आपकी खुद की मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म है। आईटी क्षेत्र में लीडरशिप पोजीशंस पर कार्यरत रहते हुए आपका वास्तव्य अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, सिंगापुर आदि देशों से हुआ है।
आपका निवास गोरेगांव मुंबई में है। आप राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से गत 50 वर्षों से जुड़े हुए हैं। संघ दायित्व: मुंबई में गोरेगांव विभाग के अंधेरी से दहिसर प्रचार प्रमुख और संघ के विश्व संवाद केंद्र के कोंकण प्रांत प्रमुख हैं। इसके साथ ही आप अच्छे वक्ता, लेखक और कवि हैं। आपका एक काव्य संग्रह भी प्रसिद्ध हुआ है। आपने नाटकों में अभिनय भी किया है और कई नाटकों और एकांकियों का निर्देशन भी किया है। आपका स्वागत है। प्रशांत नीलकंठ देश पांडे जी, चारकोप कांदिवली में निवास और सौर ऊर्जा तथा ऑटोमेशन का व्यवसाय। वर्तमान में स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य तथा स्वर्णिम भारतवर्ष फाउंडेशन के डायरेक्टर का दायित्व है। अब इस विचार विमर्श को आगे बढ़ाएंगी श्री रूना आशीष जी। रूना आशीष जी एक मल्टीमीडिया पत्रकार और समाचार वाचिका हैं, जिन्हें टीवी और डिजिटल पत्रकारिता में 25 वर्ष का समृद्ध अनुभव है। उन्होंने जी न्यूज़, आज तक, TV9, न्यूज़ नेशन जैसे राष्ट्रीय समाचार चैनलों में कार्य किया है। रूना जी राष्ट्रीय पुरस्कारों तथा भारत के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी की जूरी सदस्य भी रह चुकी हैं। उनके 2 लोकप्रिय यूट्यूब चैनल हैं, फिल्मी खिचड़ी और प्रणाम भारत। तो इस विचार विमर्श की डोरी अब रूना जी को सौंपते हैं। आप सभी का स्वागत है। कृपया मंच पर आए। मुझे तो सच में देखते देखते मेरी आंखें भर रही थी और मेरी घड़ियाँ भी, मैं कोशिश यही करती हूँ, लेकिन समय बदलता है ना, तब समय की इम्पोर्टेंस दिखाता है। अब ऐसे में जब इतनी बड़ी टाइटन स्टोरी लोगों के सामने आई थी तो मैं इनफैक्ट आपका लिखान जो है वो पढ़ भी रही थी। फर्स्ट रिएक्शंस आप दोनों से चाहती हूँ। आप क्रिएटिविटी के साथ बताइए, और आप भारत में जब बोलते हैं ना कि फेल होना भी एक साथ करते हैं, वो जो दोनों फीलिंग्स थी, पहले आप बताएं कैसा आपका पहला रिएक्शन था। मराठी में कहूँगा अप्रतिम, यानी वो सीरीज जब देखी तब इन वन गो सभी एपिसोड देखे, यानी उस हिसाब से ही उसका निर्माण हुआ है। और सबसे जो अच्छी बात उसमें लगी वो ऐसी है कि पूरी अगर सीरीज हम देखते हैं तो ध्यान में आएगा कि पूरी तरह व्यवसाय के ऊपर ये सीरीज बनी है। तो थोड़ा रुक्ष विषय रहता है, यानी वो डॉक्यूमेंट्री के हिसाब से जा सकता था, लेकिन वो न करते हुए उसको ट्रीटमेंट, जो दिग्दर्शक है रॉबी ग्रेवाल, उन्होंने उसकी ट्रीटमेंट इतनी अच्छी दी है कि हर एक एपिसोड खत्म होने के बाद जैसा किसी भी अन्य थ्रिलर में लगता है कि अभी आगे क्या होगा, तो वैसे ये सीरीज भी वो करने में कामयाब रही है। तो ये उसका यश है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी तो बातें होती रहेगी इसमें। स्वदेशी ये मेरा विषय है, और जब ऐसी कोई कथा सामने घटित होते हुए देखते हैं तो स्वाभाविक है कि एक जो अंतर प्रेरणा है जिसके आधार पर हम सब, यानी अब तो अपने गली के किसी नायक से लेकर के देश के प्रधान नायक तक, प्रधान सेवक तक, सब लोग अब स्वदेशी की बात कर रहे हैं। और ये देखने के बाद में मैं सीधा उनसे ही अपने तार और उनकी भावनाओं से जोड़ रहा था कि ऐसे अनेक कहानियाँ
अब तो जुड़ती चली जाएंगी। अभी कुछ दिन पहले एक प्राइवेट कंपनी के दो नौजवानों ने जो है वो प्राइवेट रॉकेट लॉन्चिंग किया, और शायद अगली बार जब हम बैठेंगे तो शायद वो रॉकेट लॉन्चिंग की भी स्टोरी शायद देखेंगे। लेकिन अब देश बदल रहा है और देश चल पड़ा है, मैंने कहना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि अब हम 140 करोड़ सपनों के साथ में चल रहे हैं, और देश का नौजवान, देश के प्रबुद्ध नागरिक, देश का प्रगल्भ ऐसा नागरिक, ये सारे ही अब जैसे मान लो स्वदेशी इस भावना के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। अपना संगीत, अपनी भाषा, अपना भोजन, सब कुछ अपना, ऐसी भावना से जब चलते हैं तो ऐसी फिल्में जो है वो बड़ी प्रेरणा देती है। मुझे भी प्रेरणा मिली। धन्यवाद। आपसे जानना चाहूंगी, जब मैं आपके बारे में पूरा परिचय पढ़ रही थी, होमवर्क जो कहते हैं, हम लोग भी होमवर्क करके आते हैं, नहीं तो हम फेल ना हो जाए, डर हमको भी रहता है। तो उसमें आईटी प्रोफेशन, अलग अलग देशों की बात कही जाए, जब स्वदेशी की बात आती है, ये मोमेंट हम लोगों के देश का पहला नहीं है, इसके पहले भी कई बार ऐसे मोमेंट्स हुए हैं। बाहर के लोगों का क्या कोई रिएक्शन आपको मिलता था, या आईटी में ऐसी कोई बातें होती थी, और बिजनेस की चूंकि बातें होती हैं, बहुत रुक्ष बातें होती हैं, तो किस तरीके से रिएक्ट किया जाता है उस समय पहले भी, और क्या आज भी आपको कोई रिएक्शन मिलते हैं? तो ये प्रश्न जो है वो इस सीरीज के बारे में कि जनरल रिएक्शन स्वदेशी वर्सेस, एंड एट द सेम टाइम चूंकि ये हमारा मूल विषय है, तो क्या इसके बारे में भी कोई बातें होती हैं? उसमें बातें होती है हमेशा। जिनको विदेशी चीज़ें खरीदना, ये सर्वसामान्य लोगों को भी इतना अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा ब्रांडिंग का एक क्रेज रहता है कि मैंने जर्मनी से वॉल क्लॉक लाया और मैंने यूएस से ये किया वो किया। लेकिन सर्वसाधारणतः जो दृष्टिकोण है ग्राहकों का, वो दृष्टिकोण किसी भी इंडस्ट्री में आप रहे, आईटी में रहो या बैंक में रहो या किसी भी इंडस्ट्री में जहां पर हम काम करते हैं, तो ग्राहकों का एक जो कहना होता है वो होता है कि वो क्वालिटी, वो ऑप्शंस, ये हमको यहाँ पर नहीं मिलते। इस प्रकार से थोड़ा एक विचार करने की एक आदत सी अपने को लगी हुई है। लेकिन जैसे अभी प्रशांत जी ने कहा कि देश चल पड़ा है, और अभी के सिचुएशन में ये टाइटन स्टोरी के हिसाब से अगर हम देखें तो ये ध्यान में आता है कि वो क्लास जो यहाँ के ग्राहक एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो क्लास मिलना अभी हर लेवल पे शुरू हो गया। फिर चाहे वो कार हो, चाहे वो एयर कंडीशन हो, चाहे वो घड़ी हो। तो मेरे ख्याल से इंटरनेशनल कंपटीशन में उतरने के लिए जो नींव अपनी बनाने की जरूरत थी, टाटा इनका बड़ा नाम है उसमें, कि उन्होंने वो शुरुआत की है, और एक प्रकार का एक आत्मविश्वास उन्होंने अनेक उद्योजकों को दिया हुआ है कि यस वी कैन डू इट। और वो जो है वो भारतीय ग्राहकों को पसंद आने लगा है, और इसलिए अधिकाधिक स्वदेशी का जैसा जागरण करना जरूरी है, वैसे ये जो प्रोडक्ट्स है वो प्रोडक्ट्स ही खुद स्वदेशी के बारे में अभी खुद की पहचान बना रहे हैं। तो ये बातें अच्छी रहेगी भारत के लिए लॉन्ग टर्म। आपसे ये जानना चाहूंगी, आजकल छोटी छोटी चीज़ों को आप ऑनलाइन देखते हैं, आप ऑर्डर कर लेते हैं, भारत की भी होती है, बाहर की भी होती है। मतलब आप छोटे से आइडिया से शुरू तो करें, उसके बाद मेहनत करें, लगे रहें, आप उसके पीछे लगे रहें। लेकिन कई बार मैं खुद देखने में आता है, हम लोग ड्रेस या कपड़े के लिए कुछ बात करते हैं, भारत का कॉटन है, सब कुछ है, लेकिन उसकी जो मूल्य की मैं बात करती हूँ, एक दो कंपनीज उसको, एक दो ब्रांड्स उसको 10,000 8,000 में बेचते हैं। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला कपड़ा मेरे ही देश में बना हुआ है, मेरे देश के लोगों ने इसे बनाया है और एक ड्रेस के तौर पर लेकर आ रहे हैं, तो 10,000 क्यों दो? ये तो कॉटन है मेरे देश का, और कॉटन हमारे देश में बहुत बड़ी उपज रही है। इतना महंगा, वो कहाँ चला गया वो 800 500 का ड्रेस? आपका बड़ा वैसे गंभीर प्रश्न है वैसे देखा गया तो, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी हमारे लिए असुविधा ही कहनी चाहिए। क्योंकि एक तरफ लोगों को स्वदेशी का स्वीकार भी करना है,
और दूसरी ओर जैसे आपने बताया कि इस प्रकार की समस्या है, लेकिन थोड़े से आंकड़ों के अंदर मैं पहले जाता हूं और बाद में इस उत्तर की तरफ आता हूं। तो आज से 10-12 साल पहले भारत का कुल मिलाकर के एक्सपोर्ट जो था वो करीब 200-250 बिलियन डॉलर तक कहीं उसके आसपास में घूमता रहता था। लेकिन पिछले 10-12 वर्षों की जो अथक ऐसी यात्रा चली है, तो इसमें हम देखते हैं कि आज का जो एक्सपोर्ट है हमारा, वो करीब करीब 3 फोल्ड आगे चला जाए। और केवल ऐसा नहीं है कि हमने सुरक्षा के जो यंत्र थे या डिफेंस सेक्टर का जो बहुत बड़ा ऐसा योगदान इस एक्सपोर्ट में रहा, लेकिन अनेक क्षेत्रों के अंदर भारत जो है वो आगे बढ़ा है। अब मैं आता हूँ आपके मूल प्रश्न पर कि ये जो कॉटन भले अपने यहाँ पर है, परंतु कुल मिलाकर के जैसे एक बड़ा प्रसिद्ध वाक्य भी है कि क्वालिटी सेल्स द क्वांटिटी, बट द क्वांटिटी इज सोल्ड व्हेन द क्वालिटी इज देयर। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, परंतु उसमें अब तो यानी ग्राहक भी जो है वो बड़ा चतुर हो गया है और वो सब दूर का रिसर्च करके जाता है। बिल्कुल एक सादा मोबाइल भी खरीदने जाना है तो हम सारा अमेज़न पूरा आगे पीछे सब देख करके और उसके बाद में खरीदने जाते हैं। तो ग्राहक बड़ा चतुर भी हो गया है, बड़ा सजग भी हो गया है, होना भी चाहिए। लेकिन ये एक समस्या जो है कि अपने यहाँ पर कॉटन होते हुए भी हमारे यहाँ महंगा है, क्योंकि अभी क्वांटिटी नहीं है। जो चीज हमको आज 10,000 में मिल रही है वो इसलिए मिल रही है कि उसने बिकना था 10,000 की क्वांटिटी में, लेकिन वो आज बिक रहा है केवल 100 की संख्या में। तो जब 100 की संख्या में बिकेगा तो उसकी बढ़ने वाली है, उसकी जो उसका मूल्य है वो बढ़ने वाला है। आज चाइना किस प्रकार से आगे बढ़ा है, तो चाइना का एक ही तंत्र है। आप किसी भी सेक्टर में जाकर के यदि पता लगाएंगे तो वो केवल क्वांटिटी पर विश्वास करता है। और आज जो माल हमारे यहाँ आता है उसका यदि मूल्यांकन करेंगे ना तो वो लोग कहते हैं हमारे यहाँ ABCDEFGH ऐसे सब प्रकार के क्लास के प्रोडक्ट अवेलेबल है। आप बोलो आपका क्या, व्हाट इज द पॉकेट साइज ऑफ योर्स, और हम आपको माल बना करके दे देंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में इतना आगे बढ़ करके एक, और दूसरा पूरा ग्लोबल पर्सपेक्टिव है उनके सामने। वैश्विक परिदृश्य में कुछ भी बात सोचते हैं तो केवल वैश्विक परिप्रेक्ष्य में ही सोचते हैं। तो इस कारण से उनकी संख्या बढ़ती है, उनकी क्वांटिटी बढ़ती है, और जब क्वांटिटी बढ़ती है तो उसमें फिर पैसा जैसे देगा वैसे उसकी क्वालिटी भी बनती है। तो ये एक कारण हो सकता है मेरे ध्यान में जो आया। इसमें सिर्फ एक बात जोड़ता हूँ, प्रेसिडेंट जी ने बताया उसमें अभी भी अपनी मानसिकता जो है भारत में, जो ग्राहकों की मानसिकता है, यानी जो खर्चा कर सकते हैं उनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, वो ब्रांडिंग के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं। यानी ये ब्रांड कौन सा है, तो अभी स्वदेशी में भी भारत में बहुत सारे ब्रांड्स हैं। बीच में एक शेफाली जी वैद्य जो बहुत ही अच्छी लेखिका है, उनका एक आर्टिकल मैं पढ़ रहा था। वो आर्टिकल आपने जो विषय बताया उसी विषय पर आर्टिकल था कि स्वदेशी कितनी महंगी कितनी सस्ती, इस प्रकार से उन्होंने, और वो कॉटन का ही उदाहरण उन्होंने लेकर पूरा लेख उसमें लिखा है। मैंने नहीं लिया वहां से ये मेरे मूल नहीं, मूल तो है, ये बेसिकली है। उन्होंने ऐसा कहा उसमें कि कॉटन के कपड़े ये आपके रोजमर्रा के घर आते जाते वाले रोड साइड दुकान में भी मिलते हैं और मॉल में भी मिलते हैं। फिर कुछ ब्रांड्स के नाम वहां पर रहते हैं। तो अगर आपको कॉटन ही चाहिए, अच्छा कॉटन चाहिए, तो रोड साइड शॉप में भी मिल सकता है। बट इफ यू वांट टू परस्यू अ ब्रांड, यू हैव टू पे प्रीमियम। तो ये उसका एडिशनल फैक्टर है। एक छोटी बात मैं उसमें जोड़ना चाहूँगा। अभी ज़ारा के इतने सारे आउटलेट्स हैं और हमको पता है मतलब वहाँ का सब कॉस्टिंग किस प्रकार का रहता है, लेकिन वो भी बिक रहा है। और वो बिक रहा है मतलब एक जगह के स्टोर के बारे में मैंने पता लगाया तो उन्होंने कहा कि साल भर का कुछ 200 करोड़ रुपए तो केवल किराया देते हैं वो लोग।
तो जो स्टोर 200 करोड़ का केवल किराया दे रहा है तो वो कितने का माल बेचता होगा, उसका स्टाफ है, उसके सारी सब चीज़ें वो देख रहा है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत पैसा लगता है इसके लिए कोई खरीदता नहीं। एक आप क्वालिटी दो तो लोग खरीदते हैं। मेरे भाई का ही उदाहरण देता हूँ, अभी उसने उसका प्रोडक्ट लॉन्च किया है इसी टेक्सटाइल में, यानी उसने बायोडिग्रेडेबल, यानी बायो नहीं कहेंगे, डिग्रेडेबल इस प्रकार का क्लोथ्स बनाया है। बिल्कुल उसके ऊपर की जो स्याही है वो भी पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। तो उसके स्टार्टिंग प्राइस ही 15,000 रुपये है। शर्ट जो है 15,000 का है, पैंट जो है 25,000 की है। लेकिन उसके पास में उसका एक अंदाज ऐसा है कि 6 महीने के अंदर मैं इतना बुक हो जाऊंगा कि मेरे पास में सांस लेने की फुर्सत नहीं होगी। तो कहने का मतलब आप कौन से कंसेप्ट देते हो, किस प्रकार का मार्केट साइजिंग देखते हो, किस प्रकार का मार्केट रिसर्च करते हो, कितना मार्केट इंटेलिजेंस आपका तैयार है, ये सब बातें इसके अंदर जुड़ती हैं। अब चूंकि हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं टाइटन स्टोरी की, तो मुझे ये बताइए, आज के समय में बहुत सारे लोग आ रहे हैं जो अपनी अपनी इंडस्ट्रीज लेकर आ रहे हैं, या फिर जैसे हमारे यहाँ सरकार भी नए लोगों को बहुत मौका दे रही है। ऐसे में ये स्टोरी कितना उनके लिए प्रेरणादायक साबित होती है? ये निश्चित ही प्रेरणादायी साबित होगी, और क्योंकि टाटा, जेआरडी खुद और बाद में रतन जी, उन्होंने इतने स्टार्टअप्स और इतने कंपनियों को मेंटरिंग किया हुआ है, तो ये जो स्टोरी है वो उसका बेस बना रही है। यानी वो बता रही है एक्चुअली कि टाटा ने क्या किया है एज अ मेंटोर, नॉट लाइक अ बिजनेसमैन। उन्होंने अनेक उद्योजकों को खड़े करने में वैचारिक, आर्थिक बहुत जगह पर मदद की हुई है। तो ऐसी सीरीज बनना ये डेफिनेटली एक प्रेरणादायी स्रोत है। जिनको स्टार्टअप्स निकालने हैं या तो मिड साइज, बिग साइज कंपनी भी खोलनी है, जो उसमें परसेवरेंस चाहिए, वो सबसे महत्व का है। जो यहाँ पर ज़ेर्जिक्स की जो भूमिका की है, जो कैरेक्टर है वो, तो अगर हम में से बहुत सारे लोगों ने वो देखी भी होगी सीरियल पूरी, लेकिन वो जो कन्विक्शन, परसेवरेंस एंड कंसिस्टेंसी, ये जो 3 चीजें दिखाई हुई है वो बहुत प्रेरणादायी है। और किसी भी उद्योग के लिए, उद्योग की बात भी छोड़ दें, किसी भी कार्य के लिए, यानी जिनको जो कार्य करना है, शैक्षणिक क्षेत्र में करना है, व्यावसायिक क्षेत्र में करना है, या मेडिकल फील्ड में है, किसी भी, या तो ग्राम विकास है, किसी भी प्रकार के कार्य को चलाने के लिए जो 3 चीजें लगती है, जो मैंने बताया, कन्विक्शन, कंसिस्टेंसी और परसेवरेंस, तो वो इस सीरीज का मैसेज है एक्चुअली, जो थ्रू आउट जा रहा है। तो निश्चित इसका उपयोग बहुत होगा। अच्छा, एक ये भी कहा जाता है, मेरे हस्बैंड जो कि रिटेल सबसे रिलेटेड हैं, वो कहते हैं जो HR पॉलिसीज टाटा की है आपको वो और कहीं नहीं मिलती है। जो वो हमारी फैमिली है, हमारी एक्सटेंडेड फैमिली है, तुम्हारा बच्चा अगर स्कूल में नहीं जा पा रहा है, कोई बात नहीं, हम ऐसी ऐसी जगह बनाते हैं जहाँ पर बच्चा जा सके, या फिर टाटा हॉस्पिटल बनता है। मतलब आपके जन्म से लेकर आपके मृत्यु तक का वो पूरा सफ़र टाटा कहीं ना कहीं पार्ट्स में वो भूमिका निभाता है। ये सब चीज़ें आप दोनों से जानना चाहती हूँ, स्वदेशी आंदोलन में ये एक रूपता या एक समरसता कितनी काम आती है कि हम एक ही जैसा सोच रहे हैं, हम एक ही जैसा कर रहे हैं, लेकिन हमारा परिवार भी उसी से जुड़ा हुआ है कि अरे टाटा की फैमिली है। मतलब मुझे बोलते बोलते गूज़बम्स आ जाते हैं। तो स्वदेशी में जब जाता है तो वो देश उसमें कितना जुड़ता है, उसमें अच्छे इमोशंस कितने जुड़ते हैं? ऐसा है कि जो हमारी स्वदेशी की संकल्पना है वो वास्तव में स्व का बोध करना, हम क्या है। व्यक्ति देश सेवक हो सकता है, देशभक्त हो सकता है, लेकिन देश का गौरव कितना लोग लेते हैं, ये बहुत महत्व की बात है। और ये जब देश का गौरव जागता है तो फिर भाषा, भूषा, भवन, भ्रमण, भोजन, भजन, ये सब स्वदेशी हो जाता है। और वही करना अपना अंतिम उद्देश्य है। केवल स्वदेशी का प्रोडक्ट, ठीक है, आज ये लिया, आज टाइटन का लिया, किसी का लिया, ये हो सकता है, परंतु मेरी दृष्टि क्या है। मैं जब खाना खाने बैठा हूँ, मैं अपना खाना भी शब्द भारतीय नहीं है,
वो स्वदेशी नहीं है। भोजन ये शब्द अपना है, वैसे ही इंडिया ये अपना शब्द नहीं है, ये भारत अपना शब्द है। तो ऐसे छोटी छोटी बातों में यदि हम अपने देश का ध्यान रखेंगे तो ही जो स्वदेशी का स्वप्न उस समय पर श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने देखा या महात्मा गांधी जी ने भी देखा और एक स्वदेशी का आंदोलन चलाया। उन्होंने कहा कि खादी ये कोई वस्त्र नहीं है, स्वदेशी यानी वो केवल वस्त्र नहीं है, ये एक विचार है और वो विचार को लेकर के खादी उन्होंने आगे बढ़ाई। तो कहने का तात्पर्य ऐसा है कि जब तक स्वदेशी का भाव यहाँ पूरे अंतिम छोर तक बिल्कुल अंतिम स्तर पे खड़े हुए व्यक्ति तक नहीं पहुंचता तब तक ये स्वप्न अधूरा है। लेकिन ये परिवर्तन हो रहा है, ये परिवर्तन लोगों को ध्यान में आ रहा है। टाइटन ने करके दिखाया, ऐसे अनेक, यानी जब ऐसा कहते थे केवल 7,500 हमारे यहाँ पर यूनिकॉर्न्स है, आज 1.25 लाख यूनिकॉर्न हो गए। तो कैसे ये संभव हुआ? तो ये संभव हो सकता है, तो ये स्वदेशी के आधार पर ही हो रहा है। आज इतने सारे स्टार्टअप खुल गए, तो ये सब कुछ ना कुछ प्रेरणा लेकर के, कहीं ना कहीं से प्रेरणा लेकर के, और स्वदेशी तो अभी पूरे देश भर में एक उद्योजकता का बड़ा आंदोलन चला रही है, बहुत बड़ा अभियान चला रही है कि नौकरी मत करिए, आप उद्योग करिए, छोटा सा भी उद्योग करिए आप, और उद्योजकता के आधार पर ही इस देश को हम विश्व गुरु बना पाएंगे। जो आज चाइना है, जिस स्थान पर है, वहां पर उन्होंने ऐसा अभियान जो है वो करीब 15-20 साल तक चलाया। सरकार ने भी खूब मदद की उसके अंदर कि नौजवानों को ये बताओ कि तुमने अपना छोटा सा भी क्यों ना हो लेकिन व्यवसाय करना है। सरकारी नौकरियां कितनी है पूरे देश भर में मिलाकर के? 1.8 करोड़ ओनली, और देश में 15 साल से लेकर के 29 साल की आयु के 38 करोड़ नौजवान हैं। तो 38 करोड़ नौजवान यदि केवल सरकारी नौकरी का ही स्वप्न देखेंगे तो कहाँ वो कोई मेल होने वाला नहीं है। तो इसलिए उसको इस प्रकार का भाव जागृत करना, और मैं अभी आज समय की हमारे पास में समय का बंधन है, नहीं तो मैं बताता था कि भाई कैसे इतने सालों से आज देश सोने की चिड़िया जो कहा जाता था तो वो कैसे कहा गया। तो ये सब स्वदेशी का भाव था। अपने लोग भी विदेश में गए, वहाँ पर हिंदू संस्कृति का उन्होंने प्रचार प्रसार किया, ये सब किया उन्होंने। तो अपने देश का विचार वहाँ पर पहुँचाना, ये स्वदेशी का भाव है। आपसे यहाँ जानना चाहती हूँ, जो स्टार्टअप्स की बात होती है, मेरा ऐसा ऑब्जर्वेशन है, आई एम नॉट अ पर्सन फ्रॉम उद्योग जगत की नहीं हूँ मैं, लेकिन नया खून आता है, जागृत होता है, नया व्यवसाय लेता है और फिर कुछ समय में उसको बेच के नया चला जाता है। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं, इस स्टोरी की, मतलब यू हैव टू फॉल इन लव विद योर ओन प्रोडक्ट। ये सब चीज़ें क्या नई जनरेशन को सीखनी चाहिए, या ये नई जनरेशन कुछ नया ही प्रेम लेकर आने वाली है अपने प्रोडक्ट के लिए? अभी प्रोडक्ट की डेफिनेशन भी बदल रही है, यानी नॉट नेसेसरीली कोई भी प्रोडक्ट ये गैजेट ही हो, यानी वॉच है, ये ऐप भी हो सकता है, और आजकल ऐप का ही ज़माना है। और अभी जब एआई का बूम है हर जगह पे, आगे जाके क्वांटम कंप्यूटिंग का बहुत बड़ा आने वाला है, जो एआई के सहस्र गुना ज़्यादा एक दो लाइन मुझे बता दीजिए, मैं भी जानना चाहूँगी। हम श्योर यहाँ पे भी लोग जानना चाहेंगे क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम कंप्यूटिंग में बेसिकली डेटा ट्रांसफर, एकदम थोड़े में कहता हूँ, बहुत बड़ा विषय है वो, लेकिन आजकल डेटा ट्रांसफर, हम कोई भी चीज़ डाउनलोड करते हैं तो एक ज़माना ऐसा था कि वो डाउनलोड करने के लिए, मूवी समझो डाउनलोड करना है आपको किसी साइट से, तो रात को डाउनलोड करने के लिए रखते थे और फिर सुबह तक वो डाउनलोड होता था। आज की स्थिति वो नहीं है, आज होता है झट से डाउनलोड। लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग में डेटा ट्रांसफर, डेटा डाउनलोड, ये इतना स्पीडी रहेगा कि एक स्थिति है उसमें कि जिसमें ये ध्यान में आता है कि मानो एक आदमी है और उस आदमी को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करवाना है। तो अगर स्पेशल ऑप्स सीरीज आप में से किसी ने देखी होगी, तो स्पेशल ऑप्स का जो दूसरा सीजन आया हुआ है, तो उसमें वो एक्सपेरिमेंट करवा के दिखाया हुआ है
कि वो स्पीकर बोल रहा है स्टेज से और बोल रहा है अभी हमारा स्पीकर वहां से भी आएंगे. तो एक्चुअली दैट वाज द एंड देन द सेम पर्सन कम्स फ्रॉम देयर. सो इट्स एक्चुअली द एग्जांपल दैट ही हैज शोन कि वो कैसे डेटा ट्रांसफर कितने फास्ट रहेगा कि लाइक यू विल फील लाइक कि डेटा यहाँ पर भी है, डेटा वहां पर भी है. तो दैट इज द काइंड ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग. बहुत भारी होगा वो जो भी है वो ज्यादा टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कशन किया तो. लेकिन मेरा कहने का मतलब ऐसा है कि न्यू जनरेशन जो है तो जेन जी का थोड़ा आउटलुक ऐसा है कि क्विकली कैसा हो, यानी सक्सेस भी क्विक चाहिए. उसके लिए परिश्रम करने के लिए वो तैयार है, लेकिन वो क्विक चाहिए. स्टार्टअप में बहुत सारे लोगों का जिनके साथ मेरा संपर्क हुआ, कम से कम बहुत सारे उसमें से उनका कहना यही था कि बस एक आइडिया, फंडिंग, 5 साल कमाना और फिर स्टार्टअप बेच देना किसी ना किसी बड़ी कंपनी को, एंड देन यू एंजॉय रिटायरमेंट लाइफ. सो व्हेन दे आर सेइंग रिटायरमेंट लाइफ, दे वांट टू गो फॉर सम अनदर अपॉर्चुनिटी आफ्टर 5 years. They may not sustain like what we shown in Titan story कि 15 साल का जर्नी दिखाया है उनका. उसके 15 साल के जर्नी के बाद they have seen the success. तो ये शायद आज की जो जनरेशन है वो जनरेशन को वो भाएगा नहीं कि 15 साल डालना है. अरे नहीं रे, वो आइडिया सिंपल होना चाहिए जो इमीडिएटली लुक्रेटिव हो और जो मैं 3-4-5 साल तक करूं और फिर छोड़ दूं, उसको कुछ और नया करूं. बिकॉज दे बिलीव इन एक्सपीरियंस. उनको एक्सपीरियंस चाहिए. आज की तारीख में बहुत सारे कॉलेज गोइंग या यंग जो ब्रिगेड है वो अभी आषाढ़ी एकादशी कल ही हो गई तो वारी के लिए भी जाते हैं. अभी उनका कुछ रिलेवेंस ही नहीं था. कभी घर में शायद भगवान के सामने भी नमस्कार करेंगे कि नहीं, इस प्रकार की स्थिति है जो ठीक है, यानी वो तो श्रद्धा का विषय है अपने अपने. लेकिन उनको भी वारी में 17 दिन चलते मुंबई से लेकर या पूना से लेकर पंढरपुर तक जाना है. क्यों? बिकॉज दे वांट टू टेक दैट एक्सपीरियंस, दे वांट टू बिलीव इन दैट एक्सपीरियंस, एंड देन वंस दे डू इट तो फिर उनके लिए वो थोड़ा लेस इंटरेस्टेड इस प्रकार से हो जाता है. लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इसमें से वो सीखेंगे कि क्या कर सकते हैं और कैसे हमको एक आइडिया को जनरेट करके उसको डिलीवर करना है, लेकिन नॉट अ लॉन्ग टाइम काइंड ऑफ अफेयर. इट विल बी लाइक जस्ट फॉर फ्यू इयर्स एंड देन दे आर डन. ये आपसे जानना चाहूंगी, जब भी स्वदेशी कोई भी चीज हो, हम हमेशा देखते हैं कि नानी दादी बड़े लंबे समय तक टिकाती थी कि अरे नहीं अभी इसको ठीक कर लेते हैं फिर चलाते हैं. वो चीज हम लोगों की जनरेशन में थोड़ी कम हुई, खराब हुई, देख ले ठीक हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज विल ब्रिंग द न्यू जनरेशन इज अगेन ठीक नहीं हो रहा है, ये इतने ही साल के लिए चलने वाला है. ये सब चीजें स्वदेशी पूरी जो एक प्लेटफॉर्म है, क्या इसको प्रभावित करती है, अच्छे या बुरे किसी भी तरीके से? बहुत अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि स्वदेशी जैसे मैंने बताया कि एक विचार है, और जब हम विचार कहते हैं तो हमारे यहाँ की जो एक परंपरागत सोच है उस सोच को भी कायम रखते हुए आज के आधुनिक परिप्रेक्ष्य में उसको सोचना चाहिए. नहीं तो क्या होगा कि जैसे अमेरिका में केवल 4% लोग रहते हैं पूरे कुल आबादी, जो विश्व की आबादी है करीब 800 करोड़ की आबादी है, उसमें से 32-34 करोड़ के आसपास लोग वहाँ रहते हैं. और पूरे विश्व का जितना ये जो रिसोर्सेज हैं उसमें से करीब 16% रिसोर्सेज वो केवल अकेला अमेरिका खा जाता है. 16%. यदि ये 4% लोग 16% खा जाते हैं, 16% खा जाते हैं, तो यदि वही मॉडल पूरे विश्व के सभी देशों ने लिया तो यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज का क्या होगा? तो ये उपभोक्तावाद जिस प्रकार का चला है, तो आज जो डर, जितना भी जो सामाजिक चिंतक है उनके मन में यही एक बहुत बड़ा डर है कि हम 2047 का ऐसा विकसित भारत का स्वप्न देख रहे हैं. होगा भी वो शायद,
शायद भी नहीं है अब तो जिस प्रकार से चल पड़ा है तो 2047 तक हम विश्व गुरु बन जाएंगे, रादर बन गए। वो 21 जून 2015 को ही हो गए। जो लोग समझ रहे हैं इस इशारे को, वो समझ गए हैं कि मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा। तो 193 देशों ने योग को स्वीकार किया, उसी दिन हम विश्व गुरु हो गए। उस दिन लोगों ने ओम बोल दिया पूरे देश, पूरे विश्व भर में। तो इस प्रकार की ये जो अमेरिका की उपभोक्तावाद, कंज्यूमरिज्म की जो एक विचार प्रणाली है, उस विचार प्रणाली को यदि विश्व के सभी देश करना शुरू कर देंगे, जैसे भारत में भी अब हम जो जा रहे हैं ना, तो वो उस दिशा में जा रहे हैं। अपना जो जेन जी है, वो दुर्भाग्य से, ना मुझे क्षमा करें जो जेन जी यहाँ पर बैठे हैं और इवन जेन जी को जो प्रेरित कर रहे हैं या उनको मार्गदर्शन कर रहे हैं, वो भी मुझे क्षमा करें। लेकिन हम धीमे धीमे इस बहाने, जब आपने चर्चा छेड़ी है तो मैं बताना चाहता हूँ कि हम बड़े दुर्भाग्य से उस दिशा में भी चल पड़े हैं। नहीं तो आपने बिल्कुल सही बताया, चद्दर होती थी घर में, वो चद्दर को पुरानी हो गई तो उसको काट के उसके तकिए की वो कवर बना लिए, फिर वो कवर खराब हो गया तो उसको घर में पोछा लगाने के लिए कर लिया, फिर पोछा भी में से भी उसमें से कुछ कस निकलना बाकी रह गया, तो कहीं वो जो मशाल वशाल के अंदर बांधने के लिए चाहिए होता था तो वो ही वापरते थे। तो हम जिस प्रकार से पूरी प्रकृति का दोहन करने वाले लोग हैं, हम प्रकृति का शोषण करने वाले लोग नहीं हैं। तो ये भावना भी साथ में पनपनी चाहिए, यही स्वदेशी का विचार है। मुझे भी याद है, पहले बड़े भैया की स्कूल की बुक्स आती थी, फिर वो पड़ोस में जाती थी, उसके छोटे भाई से मेरे पास, फिर मेरी फ्रेंड्स के पास। तो ये पूरी एक लड़ी लग जाती थी उस किताब को, इतना उपयोग में लाया जाता था। कैन वी ओपन दिस? यहाँ आपसे गुजारिश है कि आप अपने कोई सवाल पूछना चाहते हैं, आप प्लीज बताएं। मैं ऑडियंस में से अगर कोई सवाल पूछना चाहे तो आप अपना राइज हैंड कर सकते हैं, हैंड राइज कर सकते हैं। माइक दोनों माइक लिए हैं सर। नमस्ते भैया सर, थैंक यू सो मच इस मौके के लिए। एक्चुअली मैंने ये सीरीज़ देखी नहीं है। मैंने ऑफ कोर्स इसका एडवर्टाइज और वो सब देखा है, बट सीरीज़ देखी नहीं थी। आज बस आधे घंटे का ये प्रीव्यू देखा। तो पहले 5 मिनट में ही एक्चुअली मेरे लिए ये सीरीज़, मतलब मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी वो पहले 5 मिनट में ही आ गई थी। आपने जैसे जेनजीज की बात करी, आजकल कितना भी इग्नोर करें, हम इग्नोर कर नहीं पा रहे जो चल रहा है देश में। तो उसमें जो फर्स्ट 5 मिनट्स में आया था, हमेशा लाइफ फेयर होगी, हमेशा हमें जैसा हमें चाहिए वैसा मिलेगा, ज़रूरी नहीं है। पर उस वक्त हमें हमारी मनोस्थिति कैसे रखनी है कि आज उनका अपमान किया गया उन फॉरेन कंपनीज के द्वारा, तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि रोने नहीं बैठ गए कि नहीं आप इस्तीफ़ा दो या ऐसा नहीं है, हमें ऐसा कैसे बोल दिया, वो सब नहीं। वहाँ से हम बिल्ड कैसे कर सकते हैं, वो जो एक पॉजिटिव थिंकिंग थी वो मुझे सबसे ज़्यादा इम्प्रेस करी। एंड उसके बारे में और बाकी और भी बच्चे ऐसी चीज़ें पे ज़्यादा फोकस करें, ऐसा उनका पॉजिटिव थिंकिंग पे ज़्यादा फोकस करें। ऐसे हम और कैसे मतलब बढ़ सकते हैं, ऐसा और कैसा कंटेंट ऐसा और आ सकता है जिससे हम ये चीज़ आगे डिस्प्ले करें, मतलब आगे बढ़ाएंगे। तो बिल्कुल, जैसे मैंने शुरू में बताया कि बहुत ही प्रेरणादायी और सकारात्मक इस ढंग से ये पूरी सीरीज बनाई गई हुई है। तो ये जो मैसेज है, वो जो पॉजिटिविटी है, तो वो पॉजिटिविटी ऐसे कलाकृति में आती रहेगी जब ये कलाकृति ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे, क्योंकि ये सब बिजनेस टीआरपी पे चलता है। तो जिसका टीआरपी अधिक और लोगों का कहने का तो मतलब ही ऐसा है कि अरे जो लोगों को पसंद है वो हम तैयार करते हैं, वो हम बनाते हैं, क्योंकि किसी को भी हारना नहीं है, यहाँ पर नुकसान तो करवाना है ही नहीं। यानी उसका जो खर्चा है बनाने के लिए ऐसी कलाकृति वो बहुत भारी रहता है, तो उसमें से प्रॉफिट ही कमाना है। तो प्रॉफिट कहाँ पर कमाया जाएगा? तो जहां पर टीआरपी अधिक मिलता है, ये लोगों को पसंद है, तो वहां पर एडवर्टाइजमेंट ज्यादा मिलेंगे, ये वो सब अलग अलग उसके गणित है। तो
ये बहुत आवश्यक बात है कि ऐसी कलाकृतियां बननी चाहिए और वो अधिकाधिक लोगों तक पहुंचनी चाहिए। टाइटन स्टोरी और स्पेशली वेब सीरीज का ऐसा है कि वो माउथ पब्लिसिटी से ज्यादा चलती है, यानी लोग एक दूसरे को कहते हैं कि अरे ये देखी कि नहीं, ये नहीं देखी तो देख लो, बहुत अच्छी है। और इसमें मैंने ये सीरीज पे एक परीक्षण भी लिखा है मराठी में, तो उसमें मैंने एक चीज बताई कि जैसे पहले मैंने बताया कि ये व्यवसाय के ऊपर ये सब सीरीज बनी हुई है, तो टिपिकली अगर हम हमारे टीवी शोज या जो देखते हैं उसमें ऐसा ध्यान में आता है कि ऐसा कोई व्यावसायिक का घर है जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो बहुत बड़ा उद्योजक है, तो वो बहुत पोशाक ही रहता है, यानी एकदम ऐसे वो घर में घूमते हुए भी एकदम ऊंचे ऊंचे कपड़े पहन के घूमेंगे और उनके घर भी बड़े बड़े ये वो वगैरह। ऐसा कुछ नहीं है इसमें, यानी तो इसलिए पीपल कैन कनेक्ट वेरी इजीली विद दिस ईच एंड एवरी कैरेक्टर ऑफ दिस सीरीज, दे कैन वेरी वेल कनेक्ट कि अरे ये तो अपने जैसे ही लोग हैं। यानी वो जो मेधा म्हात्रे का कैरेक्टर है या तो गौरव धर का कैरेक्टर है उसमें, तो वो तो जस्ट मिडिल क्लास पीपल, और उसमें से कहां वो पहुंचते। तो ये जो चीजें हैं वो, और जैसे वेब सीरीज में आजकल अधिकांश जो ट्रेंड पहले था वेब सीरीज का कि जिसमें हिंसा बहुत थी, जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर अश्लीलता भी थी, तो ये दोनों चीज में से एक भी चीज नहीं है इसमें। फिर भी ये सीरीज इतनी सक्सेसफुल है, इसका कारण कॉमन पीपल कैन कनेक्ट, और ये कनेक्शन जो है वो कि अरे हाँ मैंने भी प्रयास किया उस दिशा में तो मैं भी सक्सेसफुल हो सकता हूँ, ये जो विश्वास है, ये सकारात्मकता उसमें से आती है। तो इसलिए ये ऐसे कलाकृतियों को हमने अधिकाधिक बढ़ावा देना चाहिए, ताकि वो जो आप एक्सपेक्ट कर रही है वो जेनजी में और इवन मिडिल एज पीपल भी इंस्पायर हो जाएंगे कि अरे हाँ अभी मैं कुछ नया सोच सकता हूँ, कर सकता हूँ। आई होप आई आंसर योर क्वेश्चन। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद रीना जी। नमस्कार। ये अभी शॉर्ट स्टोरी देखने के बाद जो वर्तमान में आज भारत देश में परिस्थिति निर्माण हो चुकी है कि एक बड़ी एग्जाम के पेपर्स लीक हो जाते हैं और उसके बाद 22 विद्यार्थी सुसाइड कर देते हैं। तो ये केवल ये परीक्षा की बात नहीं है, ऐसे हमेशा ही होता आया है, पहले से ही अभी तक। पर आज की पीढ़ी में कहीं ना कहीं वो पेशेंस जो है, यानी संयम जो है, उसका अभाव बहुत दिखने लग गया है। तो इस तरह के सीरीज जब जेन जी देखेगी तब स्वाभाविक है कि उनको ये बात पता चलेगी कि पेशेंस होना बहुत जरूरी है। एक अभी आपने बताया कि कोई स्टार्टअप करो, चालू करो, उसको सक्सेस स्टेज तक लाओ और उसको 5 साल के बाद बेच दो और आगे की रिटायर्ड लाइफ। तो ये जो विचार शैली आज के जेन जी में हमको दिखाई देती है, तो ये कहीं ना कहीं ये सारा जो माहौल है, ये पेशेंस का बहुत अभाव पूरे जेन जी में हमको दिखाई देता है। तो इसके मुख्य कारण क्या लगते हैं और उसका समाधान हमको कैसे मिल सकता है, ऐसा मेरा प्रश्न है। मैं एक दो बातें बताऊंगा, बाद में प्रशांत जी को दूंगा उनको जोड़ने के लिए। एक तो पेशेंस का अभाव या संयम का अभाव, यानी जिसको हम कह रहे हैं, मेरे ख्याल से आजकल के जेन जी को ही क्यों बोलना, हम सब उसमें से ही है। हम आभासी विश्व में ज्यादा रह रहे हैं, वास्तविक दुनिया में हम कम हैं। यानी जैसे प्रशांत जी ने पहले एक मुद्दा लिया था कि किस प्रकार से उनका संस्कारक्षम एक निर्माण होना चाहिए किसी भी व्यक्ति का, तो जिसमें कुटुंब प्रबोधन का विषय है बहुत बड़े पैमाने पर। आज की स्थिति में ऐसी स्थिति है कि घर में समझो बाहर से खाना मंगवाना है और घर में 5-6 लोग हैं, तो पहले ऐसा होता था कि एक ही होटल से खाना आता था। अब ऐसा होता है कि जोमेटो है, स्विगी, उनके कृपा से
5-6 अलग अलग होटल में से चीजें आती है, और वो कहते भी है उसमें कि नहीं मुझे ये चाहिए, और ये मेरा यानी जो फ्रीडम ऑफ फेल्योर बताया, ऐसे बहुत फ्रीडम ऑफ स्पीच और ऐसे फ्रीडम के बहुत सारे फ्रीडम्स आजकल निकले हुए हैं। तो उसमें ये जो स्थिति है उपभोक्तावाद और फिर आभासी दुनिया में रहना है, यानी भले मेरा जॉब 20-25 हजार का हो, लेकिन मुझे चाहिए आईफोन 1.5 लाख का 2 लाख का, वो भी मैं इजी इंस्टॉलमेंट पे मिलता है इसलिए ले रहा हूँ। 2 साल में वो भी चेंज करना है मुझे क्योंकि नया मॉडल आया है। यानी मेरा फोन मैंने 7.5 साल के बाद जब चेंज किया तो मेरे ऑफिस में मेरे जूनियर्स मुझे कह रहे थे, क्या सर अब 7.5 साल तक एक फोन यूज कर रहे हो। तो ये जो स्थिति है ना, ये स्थिति उपभोक्तावाद की है, आभासी दुनिया में है। बहुत बड़ा समय तक सभी विद्यार्थी ये वो बाहर कॉलेज में यहाँ वहाँ ट्यूशन क्लासेस में रहते हैं, घर जब आते हैं तब अपना फोन लेकर अपने रूम में चले जाते हैं, दरवाजा बंद करके लेते हैं। खाने का समय होगा तो भी किचन में आएंगे, अपना जो है वो हाथ में लेंगे और खाना खाने के लिए वापस अपने रूम में जाएंगे। अंदर वो क्या कर रहे हैं, किससे बातें कर रहे हैं, क्या फोन पे देख रहे हैं, क्या इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है आज की स्थिति में। और ये जो स्थिति है, तो ये स्थिति में से जब कोई विद्यार्थी बाहर की दुनिया में प्रवेश करता है, कदम रखता है, तब जो सामने उसको आह्वान आते हैं वो आभासी नहीं रहते, वो वास्तव रहते। और फिर आभासी दुनिया में जीने की जो आदत है, उस आदत की वजह से न उनके कंधे सक्षम रहते हैं, न उनका मस्तिष्क, कि जिससे वो वास्तव जगत में जो आह्वान आ रहे हैं उसका सामना कर सके। और फिर हम देखते हैं कि छोटे छोटे उम्र के लोग भी आत्महत्या कर रहे हैं, विद्यार्थी, और ये वो छोटे छोटे पराभव से डिप्रेस होना, आत्महत्या तक जाना, उतने हद तक जाना, ये जो सब चीजें हैं, तो आभासी वर्सेस वास्तव, इसमें जो गैप बढ़ रही है, तो वो उसका मूल कारण है, ऐसा मुझे लगता है। वैसे साहब ने वैसे सभी उसका जो मूल जो है उसको बहुत अच्छे से बताया है। केवल उसमें थोड़ी सी एक बात मैं जोड़ना चाहूँगा। अभी परसों ही परम पूजनीय सरसंघ चालक जी संघ के, तो उन्होंने एक भाषण में बताया कि अब ये जो नई जेन जी है, ये जो नया युवा है, ये डिक्टेशन नहीं चाहता, वो डिस्कशन चाहता है, वो कंसेंसस चाहता है, वो संवाद करना चाहता है। क्या घर में हम सप्ताह में एक दिन परिवार के सभी लोग साथ में बैठ करके और घर में पकाया हुआ खाना खाएंगे क्या? इसका विचार करना चाहिए। नो स्विगी, नो जोमेटो, नो डिफरेंट टाइप ऑफ द रेस्टोरेंट्स, ये सब नहीं चाहिए। घर में बैठिए, अपने परिवार के बारे में बताइए, अपना परिवार का पूरा वंशावली बताइए उसको। कभी तो बताइए कि हमारे 4 वेद हैं, कभी तो बताइए कि 4 उपवेद हैं, कभी तो बताइए कि अपने पुराण हैं, अपने जो है उपनिषद हैं, कभी तो बताना पड़ेगा। आज नहीं बताएंगे तो वो शायद 5 साल बाद कहीं तो पढ़ेगा, और तब वो ये सोचेगा कि मेरे माँ बाप ने मुझे बताया नहीं है। मेरे दादा दादी भी साथ में रहते थे, लेकिन वो भी मोबाइल में व्यस्त हो गए अभी। तो ये सब जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य में जब इस विषय को सोचना शुरू करते हैं, जो इन्होंने विषय बताया, तो संवाद की बहुत आवश्यकता है। बहुत छोटी छोटी बात में भी संवाद। यानी मुझे याद है कि मैं जब कॉलेज में जाता था तो कभी वो जो उस समय पर नया नया आया था बॉल पेन, तो टिक 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 यानी दबाया तो बाहर आ गया, उसके लिए नहीं दबाया तो ऊपर चला गया, इस प्रकार का आया था। तो घर में जब मैंने वो लाया ना, तो घर के 3 अलग अलग सदस्यों ने उसके ऊपर क्या क्या प्रतिक्रिया दी होगी। तो बहन ने कहा इसका कलर अच्छा नहीं है। हाँ, मेरा भाई थोड़ा सा इंजीनियरिंग के साइड का, तो उसने कहा इसका ना स्प्रिंग एक्शन बराबर नहीं है। और फिर पिताजी ने कहा कि इतना महंगा क्यों लाया है यार तूने। तो था केवल एक बॉल पेन। अरे मैंने कहा कितने लोग मुझे इसके बारे में बोल रहे हैं, पर ये एक संवाद था। घर के सब लोग एक छोटी छोटी बातों में भी बहुत जुड़ करके और बड़ी संवेदनात्मक रूप से
उसके साथ में बातचीत होती थी। अब वो बातचीत छूट गई, जैसे बताया, रोना जी ने भी बताया और वजह साहब ने भी बताया। तो घर में ये संवाद नहीं होगा तो ये सारी समस्याएं अब धीमे धीमे और बढ़ने वाली है, क्योंकि जैसे क्वांटम कंप्यूटर बताया, अभी भी कम से कम 3 मिनट तो लगते हैं। एक आपकी 15 MB 50 MB की फाइल है तो 2-2.5 मिनट 3 मिनट लगते हैं। क्वांटम कंप्यूटर आएगा तो जैसे इन्होंने बताया कि वो मतलब अभी आपने भेजा और मैंने खोल लिया है बस। तो ऐसी स्पीड में है जो 400-500 वर्ष में काम हो सकता है ना, वो क्वांटम कंप्यूटर से केवल 5 दिन में हो सकता है। इतनी स्पीड पर ये सारा काम जाने वाला है। और जब गाड़ी तेज चलती है ना तो उस समय पर ज़्यादा ध्यान रखना होता है, क्योंकि छोटे छोटे जो मोड़ आते हैं उस समय पर गाड़ी पलटने की भी संभावना बढ़ जाती है। तो ये सब गाड़ी पलटने वाला सारा विषय हो सकता है, इसके लिए हमने ध्यान रखना। एक अगर आप इजाज़त दे तो एक पॉइंट और जोड़ना चाहती हूँ। आपका जो पॉइंट है नई जनरेशन का, हम लोग जो डिस्कस भी कर रहे थे, जो एक्चुअल भाषा होती है, मी मराठी आहे, आई पप्पा त्यांनी मराठीतच बोलावं। मैं उतनी स्ट्रॉन्ग मराठी मेरी नहीं है, मैं मध्य प्रदेश की हूँ। मेरे पास दोनों भाषाओं का ज्ञान है, मेरा दिमाग उतना खुला हुआ है, इंग्लिश के लिए खुला हुआ है। तीसरी अगर कोई और भाषा है तो मैं उसके लिए भी खुली हो जाऊँगी। लेकिन आज के समय में जो स्कूल्स में चल रहा है वो सिर्फ इंग्लिश चल रहा है। तो हम सोचते और खाते तो हम हिंदी या हिंदुस्तान या भारत का है, सोचते हम अमेरिका का है। तो ये जो दो अलग अलग दिशाओं में मन मस्तिष्क जा रहा है, वो भी इम्बैलेंस उत्पन्न कर रहा है। तो वो भी मुझे ऐसा लगता है एक भटकाव का एक कारण हो सकता है। प्रारंभ तो जो है ना, माँ को मम्मी बोलने से ही हो रहा है। मम्मी को अभी अपने पास गूगल है, जरा देख लीजिए कि गूगल में मम्मी का अर्थ क्या होता है, और गूगल है तो पापा का भी अर्थ देख लेना। मम्मी है ना भूतनी, मम्मी है ना उसका अर्थ भूतनी है, और पापा है ना जो सारे गुनाह कर सकते हैं, वो पापी, उसको पापा कर दिया है। तो हमारी भाषा में भी इतनी ज्यादा, मतलब हमारे घर में ये सारी संस्कृति पर जो आक्रमण हुआ है ना, ये सबसे घातक है। ये जब तक नहीं ठीक होगा तब तक बाकी सब टेक्नोलॉजी आएगी, सब कुछ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद रूना जी। आप दोनों मान्यवरों से मेरा अनुरोध है कि आप मंच पे बने रहें। रूना जी से आग्रह है कि वो अपना स्थान ग्रहण करें। और ये विचार विमर्श, मुझे लगता है बहुत सारी ज्वलंत ज्ञानवर्धक बातें हमें पता चली हैं। हम अनुरोध करते हैं ऋषिकेश जोशी जी, संस्कार भारती मुंबई महानगर अध्यक्ष, आज के हमारे अतिथि श्री चंद्रशेखर वामन वजे जी का सम्मान करें मंच पर आकर। आपसे अनुरोध है सर ऋषि सर मंच पर बने रहें। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया मंच पर बने रहें। आइए अब हम चलते हैं कार्यक्रम के विशेष आकर्षण की ओर, जहां आपका इंतजार कर रहा है एक शानदार सरप्राइज। उसके बारे में बताने के लिए मंच पर हम अनुरोध करते हैं अमित चौहान जी का, कि वह संस्कार भारती अमित चौहान जी संस्कार भारती कोकण प्रांत सह महामंत्री कृपया मंच पर आए। नमस्कार, सभी को नमस्ते। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री जो है तो ये एक माध्यम बना हुआ है जिसने आज तक हजारों करोड़ों लोगों का मन और विचार प्रभावित किया है। तो ये हमारी जो भारतीय सिनेमा की फिल्म्स जो है ये हमें प्रेरित भी करती है, विचार भी देती है। और जैसे अभी हमने आज टाइटन स्टोरी देखी तो उसका सकारात्मक परिणाम भी है, लेकिन कई बार ऐसे देखा गया है कि उसका नकारात्मक परिणाम भी हमने देखा है।
तो ये जो इंडस्ट्री है, ये अभी हमारी जो डिस्कशन चल रहा था उसमें भी हमने ये सुना कि कंज्यूमरिज्म बढ़ रहा है और फिल्म ये एक प्रोडक्ट बनकर हर एक सिटीजन के दिमाग में प्रवेश कर रहा है। जैसे आज हमने ये टाइटन स्टोरी देखी तो हम हाथ पर भले टाइटन की वॉच लगाए, गाड़ी टाटा की या मारुति की इस्तेमाल करें, उससे हमें भारतीय इकोनॉमी पर असर ज़रूर पड़ेगा, लेकिन भारतीय सिनेमा की अगर सिने सृष्टि भारतीय दृष्टि ये दिमाग में रख के अगर इस सिनेमा की तरफ हम देखते हैं तो भारतीय दृष्टि का असर सिनेमा के माध्यम से समाज तक पहुंचाने का काम करना ज़रूरी संस्कार भारती ने समझा और इसीलिए इस विषय पर एक सिने टॉकीज द्वैवार्षिक हम लोग उपक्रम करते हैं। ये उपक्रम 2022 से चालू हुआ और 2024 में भी हमने इसको ऑर्गेनाइज किया था और अभी 2026 में भी इसको ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। इसकी जो विचारधारा है ये सिने सृष्टि भारतीय दृष्टि इसके ऊपर आधारित है। एक 2024 की जो सिने टॉकीज का उपक्रम बनाया था उसमें भारत में आप देखोगे तो भाषीय और प्रांतीय साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, महाराष्ट्रियन ये ऐसे हम लोग रेफर करते हैं। हम लोग एक दूसरे को भारतीय नहीं मानते हैं और उस वजह से बॉलीवुड, टॉलीवुड ऐसे अनेक वुड्स तैयार हो गए हैं। तो इसके लिए फ्रॉम वुड्स टू रूट्स ऐसे भी एक विचार लेके 2024 का सिने टॉकीज हमने ऑर्गेनाइज किया था। इसका इनॉग्रेशन और इसके बारे में सब 2026 के सिने टॉकीज के बारे में हम लोग आपसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि 2022 और 2024 के सिने टॉकीज की कुछ क्लिप्स हमने इकट्ठा की है तो वो हम आपसे साझा करना चाहेंगे। गुजारिश है कि स्क्रीन पर हम लोग वो दिखा रहे हैं, अतिथियों को विनती है कि वो भी उसको देखिए।
This is a space where film enthusiasts, critics, and makers can come together to share their passion for movie. सिने टॉकीज 2024 आइए कार्यक्रम का शुभारंभ करें दीप प्रज्वलित कर। नमस्कार, अभिवादन, प्रणाम, स्वागत। सिने सृष्टि भारतीय दृष्टि, ये टैगलाइन जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कहानियों को नई प्रासंगिकता के साथ, रिलेवेंस के साथ प्रस्तुत करना, यह सिनेमा का उद्देश्य होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। सिनेमा को लेके जो एक ट्रेंड बन गया है यहाँ, उसमें भारतीयता हम कैसे लाएं, इसको समझने के लिए ये ऐसे इस तरह के कार्यक्रम बहुत ही आवश्यक इस कार्यक्रम में देश के 14 प्रांतों से 200 से अधिक प्रतिनिधि आए हैं। इनमें फिल्म और मीडिया जगत के लोग, फिल्म और मीडिया शिक्षा के छात्र और प्राध्यापक, फिल्म पत्रकार और समीक्षक शामिल हैं, जो अपने आप में एक उपलब्धि है। हम अपने मान्यवरों श्री चंद्रशेखर जी, प्रशांत जी, ऋषिकेश जी, अमित जी और ध्रुव कंडपाल जी से आग्रह करेंगे कि वो पोस्टर का अनावरण करें। कृपया मंच के बीच में आकर। जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि आप इस
सिने टॉकीज के मंथली प्रोग्राम में उपस्थित रहे और आज के पोस्टर लॉन्च के लिए भी उपस्थित रहे। सिने टॉकीज 2026 ये कॉन्फ्रेंस जो है पूर्णतः सिने विषय पर होगी। पिछले 2 बार की आपने क्लिप्स देखी है। इस बार दिसंबर महीने के 11, 12, 13 तारीख को व्हिस्लिंग वुड्स, ये जो फिल्म सिटी कॉम्प्लेक्स में व्हिस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल वेन्यू है, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। और आज ये पोस्टर लॉन्च हो चुका है, तो आज से इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी चालू हो गया है। आज हम बाहर एक स्टैंडी पर ये पोस्टर आपके लिए रखेंगे। किसी को भी इंटरेस्ट हो तो कृपया इसके फोटोग्राफ्स और उसमें जो स्कैनर है वो आप फॉरवर्ड कर दीजिए। सिने क्षेत्र में जितने भी लोग इंटरेस्ट रखते हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो वो इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा ज़रूर बन सकते हैं। 3 दिन में अलग अलग एक्सपर्ट्स अलग अलग सेशंस में आपसे चर्चा करेंगे और सिने टॉकीज का जो मूल टैगलाइन है, सिने दृष्टि भारतीय दृष्टि, तो इस आधार पर इस साल जो टॉपिक्स लिए गए हैं, ये सिनेमा कल, आज और कल, यस्टरडे, टुडे एंड टुमारो, इस आधार पर। तो इस साल और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स रहेंगे, जिसमें चिल्ड्रन सिनेमा, AI, ऐसे सारे, वेदर सोसाइटी इन्फ्लुएंसेस द सिनेमा और फिल्म इन्फ्लुएंसेस द सोसाइटी, ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर एक्सपर्ट्स आएंगे, चर्चा सत्र का आयोजन किया जाएगा। तो आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू कि आज आपने संस्कार भारती को ये पोस्टर लॉन्च का अवसर दिया। थैंक यू सो मच। आप सभी से आग्रह है, सिने टॉकीज 2026 दिसंबर में होने जा रहे इस इवेंट का रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो गया है, जैसा सर ने बताया है। आप सब इसके लिए रजिस्टर जरूर करें। रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन काउंटर पर रखे QR कोड का उपयोग करें। साथ में जो रजिस्टर बाहर रखा है, आप में से सभी लोगों ने उसमें अपना नाम और नंबर लिखा होगा। जिन्होंने नहीं लिखा है, कृपया कर वो जरूर लिख दें। आप सभी लोगों के लिए चाय और अल्पाहार की व्यवस्था की गई है, जो अभी कार्यक्रम समाप्त होने के बाद शुरू हो जाएगी। तो आप सभी से आग्रह है, कृपया चाय और अल्पाहार जरूर लेकर जाएं। धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं श्री अरुण कुमार जी, उपाध्यक्ष संस्कार भारती कोंकण प्रांत जी को अनुरोध करूंगी कि वो मंच पर आए और आभार व्यक्त करें। धन्यवाद ज्योति जी। आज का कार्यक्रम के बारे में बहुत सारी जानकारी आप तक पहुंच गई है। इसकी टैगलाइन सिने दृष्टि भारतीय दृष्टि, आज के कार्यक्रम जो टाइटल स्टोरी दिखाई गई, इस पर बहुत ही सटीक बैठती है। इस सार्थक कार्यक्रम में चर्चा के साथ जो अनाउंसमेंट हुआ 11, 12, 13 के बारे में, आपको रजिस्ट्रेशन के बारे में बता दिया गया। और आज जो हमारे महानुभाव लोग आए, उनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जिसमें चंद्रशेखर वजे जी, प्रशांत देशपांडे जी, आपका बहुत बहुत आभार जो आपने चर्चा में भाग लिया, अपना बहुमूल्य समय दिया। इसका साथ ही धन्यवाद रूना आशीष जी को मैं देना चाहूँगा, और धन्यवाद देना चाहूँगा हमारी सारी टीम को, चूँकि जो कार्यक्रम में इतने समय से मेहनत कर रही थी, और सभी गणमान्य सदस्यों को जो संस्कार भारती के और संघ के यहाँ पर पधारे हैं। धन्यवाद इस हॉल के लिए जो डीजी खेतान की टीम ने हमें उपलब्ध कराया है, और इसके सारे कर्मचारी जो इन्होंने जिनका सहयोग रहा है, चाहे वो लाइट पर हो या हमारे इस पर टेक्नोलॉजी के तहत हो, इन सब का बहुत बहुत आभार। और आप सबके बिना इस कार्यक्रम का कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि आप सब आए हैं अपना समय निकाल करके रविवार के दिन। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपका अपना समय होता है,
और इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार। और चलिए एक बार चाय पर फिर से थोड़ी बहुत जो चर्चा बाकी रह गई वहाँ पर करते हैं। धन्यवाद।